तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 2025 जो भी हमारे साथी 2025 तैयारी कर रहे हो यूपी बोर्ड की और समाजशास्त्र का जिनका पेपर है ना, वो सभी इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएंगे और उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 340 एफएन की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा। समाज शास्त्र की बात करेंगे और ये पूर्णांक इसमें 100 नंबर का आपका होने वाला है। और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। इसमें कितना? 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। और शुरू के जो 15 मिनट होते हैं वो आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं और संख्या 1 से लेकर 10 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न है और संख्या 11 से लेकर 20 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में आपको देना है। और संख्या 21 से लेकर 26 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से लेकर 29 तक आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में आपको देना है। प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेट में, मैंने आपको बताया था किसने दिया था, माल्थस ने दिया था। किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। अगर जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले किसने दिया? माल्थस ने दिया। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ये अभी आ चुका है प्रश्न, दोबारा आ रहा है आपका। 1828 ईस्वी में होती है। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? 1828 ईस्वी में आपका हो जाएगा। चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले सुंदर लाल बहुगुणा ने क्या किया था? शुरू किया था। जो चिपको आंदोलन था सबसे पहले किसने शुरू किया था? सुंदर लाल बहुगुणा ने शुरू किया था। ग्राम्य नगर की अवधारणा क्या है? तो ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन आपका हो जाए। क्या? ग्राम्यता एवं नगरीयता का संयोजन आपका हो जाए। आधुनिकरण के परिणाम क्या है? ध्यान दीजिएगा। पहला तो आधुनिकरण का परिणाम क्या हो जाएगा? नगरीकरण हो जाएगा। दूसरा, नए वर्गों का उदय हो जाएगा और श्रम का विभाजन। तो उपयुक्त में से सभी आपका हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? ऐसी कौन सी है जो ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? तो गतिशीलता। देखिए, कृषि भी हो जाएगी, एकरूपता हो जाएगी, प्राथमिक संबंध भी हो जाएंगे। ठीक है ना। भारतीय प्रजातंत्र की प्रमुख बाधा क्या है? तो ये भी प्रश्न आ चुका है। क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और उपयुक्त में सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जातिवाद आपका हो जाएगा। सबसे प्रमुख बाधा यही है, जातिवाद। सांस्कृतिक संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसे किसने कहा था? तो हर्ष कोविड्स ने कहा था। किसने कहा था? हर्ष कोविड्स ने कहा था। ठीक है। दहेज निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1900, ध्यान दीजिएगा, दहेज निषेध अधिनियम। ठीक है ना। अगर इसमें देखा जाए तो आपको मैं बता दूं थोड़ा, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 61 आपका हो जाएगा। तो दहेज निषेध अधिनियम कब पारित होता है? 1961 में आपका पारित होता है। खंड ख की बात करेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न। वर्ग को परिभाषित करना है आपको। देखिए, वर्ग समाज सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति लौकिक आयाम जैसे शिक्षा, पेशा, आय, आवासीय दशा या जीवन स्तर आदि पर अपनी अर्जित स्थिति के आधार पर एक वर्ग का सदस्य होता है। नातेदारी के प्रकार लिखिए। 8 प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं। पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, पत्नी पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन और छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन। ये सारे रिश्तेदार आपके होते हैं। ठीक है ना। और प्राथमिक रक्त संबंधी रिश्तेदार वे रिश्तेदार होते हैं जो जन्म से एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। क्षेत्रवाद क्या है? चलिए क्षेत्रवाद के बारे में जानते हैं। क्षेत्रवाद देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका संबंध ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होती है और ऐसे क्षेत्र की पूर्णता को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। ठीक है। चलिए आगे, सर्वेक्षण प्रणाली क्या है आपको ये बताना है। सर्वेक्षण पद्धति एक प्रक्रिया, उपकरण या तकनीक है जिसका उपयोग लोगों ने पूर्व निर्धारित समूह से प्रश्न पूछकर अनुसंधान में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। नगरीकरण को परिभाषित करना है आपको। तो नगरीकरण वह प्रक्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के प्रमाण व संबंधी व्यावसायिक संरचना में परिवर्तन से संबंधित है। आपका ये हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सामाजिक परिवर्तन
परिवर्तनों को कहते हैं, मतलब उन परिवर्तनों को कहते हैं जो जो यहाँ पर जो हो जाएगा, जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं और ध्यान दीजिएगा परिस्थितियाँ, सामाजिक संरचनाओं आदि में होने वाले परिवर्तन से है। ठीक है, उदारीकरण क्या है आपको ये बताना है। तो उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाने से है। इस प्रक्रिया में विश्व के साथ व्यापार की शर्तों को उदार बनाया जाता है। सामाजिक बहिष्कार से आपका क्या आशय है? तो सामाजिक बहिष्कार किसी व्यक्ति या लोगों को समूह से समाज को एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से सामूहिक इंकार करने की एक प्रक्रिया है। समाज में कानून की क्या भूमिका है? तो कानून प्रणाली समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। कानून नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करता है। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। दबाव समूह की अवधारणा क्या है आपको ये बताना है। जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है तो उसकी पूर्ति के लिए क्या करता है, यहाँ पर दबाव डालता है, तो संगठन को दबाव समूह कहते हैं। ठीक है ना। लघुत्तरी प्रश्न की बात करेंगे। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जहां नागरिक सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या एक एक शासी निकाय बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डेमोस यानी लोग और क्रेटोस नियम से हुई है। इसका मूल अर्थ लोगों का शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव आम लोग करते हैं। ठीक है। राजनीतिक दलों की भूमिका, चुनाव लड़ना, नीतियों और कार्यक्रम को जनता के सामने रखना, कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका, सरकार बनाना, विरोधी दलों के रूप में काम करना, जनमत का निर्माण करना, कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। भारत में भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि स्वामित्व का उचित या न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूमि के स्वामित्व को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। भूमि सुधार का महत्व की बात करेंगे तो भूमि सुधार का समान वितरण प्राप्त करना, भूमिहीन छोटे और सीमांत किसानों के बीच अधिरोष भूमि का पुनर्वितरण करने के लिए भूमि के स्वामित्व की सीमा को लागू करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, किराएदारी कानूनों में सुधार, भूमि चकबंदी के माध्यम से भूमि विखंडन में कम करना आदि आपका हो जाएगा। पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। तो पर्यावरणीय आंदोलन एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है जिसमें व्यक्ति, समूह एवं विभिन्न गठबंधन शामिल होते हैं जो पर्यावरण संरक्षण में एक आम रुचि का अनुभव करते हैं तथा पर्यावरण नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन लाने के लिए कार्य करते हैं। भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन की बात करेंगे तो देखिए, पहला बिश्नोई आंदोलन होता है, दूसरा चिपको आंदोलन जो कि 1973 में होता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अप्पिको आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन आदि आपको हो जाएंगे। साक्षात्कार किससे कहते हैं, साक्षात्कार के बारे में आपको बताना है। तो साक्षात्कार किससे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। साक्षात्कार दो या दो से अधिक, यहाँ पर दो हो जाएगा, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्यों से आमने सामने की बातचीत का साक्षात्कार कहा जाता है। इस विधि को सूचनादाता के विचारों और भावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ध्यान दीजिएगा, साक्षात्कार, यहाँ पे साक्षात्कार आप लिख लीजिएगा, देने वाले व्यक्ति के, ध्यान दीजिएगा, के समक्ष एवं समक्ष अभिव्यक्ति होती है। ठीक है ना, मतलब व्यक्ति के भावनाओं, यहाँ पर भावनाओं एवं समझ की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है ना, ये आपका करिए। व्यक्ति के गोपनीय में आंतरिक बातों की जानकारी होती है, मतलब कि यहाँ पर व्यक्ति को एक अकेले में बुलाकर उसका इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात्कार लेने वाले, यहाँ पर लेने वाला अपने कार्य के उद्देश्यों के अनुकूल व्यक्ति के चयन करने में सक्षम होता है। दोष की बात करेंगे। इस विधि में तथ्यों के संकलन में अधिक समय लगता है क्योंकि परीक्षणकर्ता को व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करना पड़ता है। इस विधि में जो तथ्य प्राप्त होते हैं वे मौखिक होते हैं और परीक्षणकर्ता के स्मरण शक्ति पर आधारित होते हैं, अतः परिणाम निकालने में असुविधा होती है। दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन। तो किसी शारीरिक या मानसिक विकार के कारण एक सामान्य मनुष्य की तरह किसी कार्य को करने में परेशानी या न कर पाने की क्षमता को दिव्यांगता कहा जाता है। ठीक है, ये आप कर दी। दिव्यांगों की प्रमुख समस्या, दिव्यांगों का लोगों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों की व्यापक आबादी होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद
पिछले लगभग 7 दशकों में मात्र 4 संसद सदस्य और 6 राज्य विधानसभा सदस्य दिव्यांगता से पीड़ित है। ठीक है ना। और शिक्षा का अभाव, संपूर्ण दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या में से 45% लोगों को शिक्षित है, अतः शिक्षा का अभाव है। दिव्यांगता और गरीबी में पारस्परिक संबंध। ग्राम पंचायत और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ग्राम पंचायत गांवों की विभिन्न जिम्मेदारियों का प्रबंध करने के लिए सरकार का एक स्थानीय निकाय है। ग्राम पंचायत का निर्माण भारतीय संविधान 73वें संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया। ग्राम पंचायत के कार्य ग्रामीण विकास, कृषि विकास, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, राजस्व संग्रहण और सामाजिक कल्याण आदि आपका हो जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभावों की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। वर्ष 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने से पहले बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1960 के मध्य में स्थिति में और भी दयनीय हो गई। जब संपूर्ण देश में अकाल की स्थिति बन गई थी, उस स्थिति में भारत ने 1960 से 70 के दशक में भी हरित क्रांति को अपनाया था। मुख्य तौर पर हरित क्रांति देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई नीति थी। इसमें पारंपरिक बीजों के स्थान पर उस यानी कि उक्त किस्म की बीजों के मतलब कि प्रयोग किया गया। प्रयोग को बढ़ावा देना, सिंचाई योजनाओं को विस्तार तथा उर्वरकों की आदि की सब्सिडी देना प्रारंभ किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति की वजह से भारत में ग्रामीण समाज बाजारोन्मुख और गतिशील हो गया। अब कृषि जीविकोपार्जन का साधन नहीं रहा, बल्कि यह अब ग्रामीण समाज की आय का मुख्य स्रोत बन गया है। किसानों की आय बढ़ने से उनके सामाजिक और शैक्षिक स्तर का विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वकेंद्रण की भावना का विकास हुआ, जिससे पारंपरिक संयुक्त परिवारों के स्थान पर एकल परिवार की व्यवस्था प्रचलन में आई। ग्रामीण क्षेत्रों असमानता बढ़ी। इस असमानता ने संघर्ष को जन्म दिया और किसान तथा उससे संबंधित मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाने लगा। अथवा में ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास पर एक निबंध आपको लिखना है। ठीक है ना। सभ्यता के आगमन से पहले मनुष्य शिकारी हुआ करता था। कृषि को अपनाने को सभ्यता की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया। मनुष्य एक स्थान पर बसने लगा, समाज बनाने लगा। खेतों में मवेशियों का प्रयोग बढ़ गया और आय का मुख्य स्रोत कृषि बनकर उभरा। किंतु 16वीं शताब्दी में जैसे इंजीनियरिंग और विज्ञान का विकास हुआ, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर बदलाव आना शुरू हो गया। यूरोप और अमेरिका ऐतिहासिक औद्योगिक क्रांति के गवाह बने। समाज में कृषि और औद्योगिक में परिवर्तन ने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों में बदलाव लाया। जैसे जैसे खेत पर जनशक्ति की आवश्यकता कम होती गई, अधिक से अधिक लोग नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे। औद्योगिक समाज कृषि समाज की तुलना में अधिक समृद्ध हो गया। औद्योगिक समाज में लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, जिसके कारण मातृ मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि हुई। औद्योगिक समाज पहले से ज़्यादा जागरूक और शिक्षित हो गया। विभिन्न संस्कृतियों की सामंजस्यपूर्ण स्थापना हुई, मानववाद का विकास हुआ। इस प्रकार औद्योगिक समाज पहले से सभ्य, सुसंस्कृति और ज़्यादा मानवीय हो गया। भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। दहेज विवाह के समय दुल्हा पक्ष वालों को दुल्हन के परिवार द्वारा नगद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। दहेज प्रथा के कारण सामाजिक संरचना। दहेज प्रथा काफ़ी हद तक भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति की अभिव्यक्ति है। पुरुषों को शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के मामले में महिलाओं को श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुषों को परिवार में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। शिक्षा का अभाव। अभी भी समाज में शिक्षित महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की अपेक्षा कम है, जिसके कारण यह सामाजिक बुराई अभी तक व्याप्त है। जैसे तैसे शिक्षित और आत्मनिर्भर होती जाएगी, यह बुराई समाप्त होती जाएगी। योग्यतम वर्ग की खोज पूरी के पिता द्वारा ध्यान दीजिएगा, पिता द्वारा एवं आर्थिक रूप से संपन्न परिवार की खोज की जाती है, जिसके कारण इसकी कीमत दहेज के रूप में चुकानी पड़ती है। समाज में दहेज को प्रतिष्ठित से जुड़ा समाज में यह मान्यता है कि जिसका दहेज जितना मिलेगा उतनी ही सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। दहेज की प्रथा का परिणाम। दहेज प्रथा के कारण सामाजिक संकट उत्पन्न हो गया। समाज में लिंग असमानता, गरीबी, लड़कियों के प्रति अन्याय और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, आर्थिक बोझ आदि परिणाम देखे जा सकते हैं। जनजाति कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। तो जनजाति कल्याण के लिए सरकार के प्रयास आदिवासी शिक्षा ऋण योजना। यह योजना उन आदिवासी छात्रों को ऋण प्रदान करती है जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
और ध्यान दीजिएगा, और ये ऋण योजना, यह योजना के तहत सावधि ऋण योजना के तहत व्यवसायिक इकाइयों को 50 लाख रुपए तक सॉफ्ट लोन दिया जाता है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आर्थिक विकास योजना। इस योजना के तहत स्वयं के रोजगार प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना, यह योजना जनजाति HCH के लिए छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करती है। इस योजना के तहत हर व्यक्ति को 50,000 रुपये ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक, ये आप कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, जनसंपर्क माध्यम से बदलते हुए स्वरूप पर चर्चा कीजिए, आपको करना है। देखिए, अब जनसंपर्क के बारे में आपको लिखना है। इसके बारे में तो आप अपने से ही लिख सकते हैं, जनसंपर्क क्या होता है। जनसंपर्क आप लोग कैसे करते हैं, मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब से भी हो जाता है, और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें आपको जानती रहें। आज का युग सूचना और क्रांति का युग है। मास मीडिया या संपर्क हमारे जीवन का अंग है। देश भर के अनेक मध्यवर्गीय परिवारों में लोग प्रायः बिस्तर से उठने ही सबसे पहले रेडियो या टेलीविज़न चालू करते हैं, बालू नहीं, चालू करते हैं, अथवा प्रातःकालीन समाचार पत्र देखते हैं। जनसंपर्क यहाँ पर होगा। जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविज़न, समाचार पत्र, फिल्में, पत्रिकाएं, रेडियो, वीडियो, खेल और सीडी आदि आपका हो जाएगा, सीडी जिसे आप कहते हैं। और उन्हें मास मीडिया या जनसंपर्क के लिए कहा जाता है, क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत मास मीडिया का फैलाव समाचार पत्र और पत्रिकाओं तथा फिल्मों और रेडियो तक ही सीमित था। रेडियो पूर्ण रूप से सरकार के स्वामित्व में था। रेडियो माध्यम से ही जनसंपर्क संभव था, किंतु 1980 के दशक में टेलीफोन के प्रचलन से जनसंपर्क को एक और बढ़ावा दिया। आज टीवी सबसे बड़ा जनसंपर्क का माध्यम बन गया है। पिछले 3 दशकों में मीडिया उद्योग ने अनेक रूपांतरण हुए। राष्ट्रीय बाजारों का स्थान अब तल भूमंडलीय बाजार ले लिया। इंटरनेट का प्रचलन ने संपर्क माध्यम को और तेज कर दिया। अब प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से विश्व से जुड़ा रहता है। अब चलते फिरते ही कहीं संपर्क में रहना संभव हो गया। इस प्रकार देखते हैं कि संपर्क माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव आया। ध्यान दीजिएगा। अथवा में भारत में प्रमुख महिला आंदोलनों की व्याख्या कीजिए। भारत महिला आंदोलन समय के साथ विकसित हुई। महिलाओं ने आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा। देश के कई क्षेत्रों में रहा हो, महिलाओं ने पुरुषों के बराबर ही योगदान देती आ रही हैं। आज़ादी के पूर्व भी स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है ना। गांधीवादी आंदोलन हो या क्रांतिकारी आंदोलन, सभी में इसे देखा जा सकता है। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में इसका उदाहरण है। वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश में चमोली जिले में चिपको आंदोलन को पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन बनाया, जिसमें महिलाएं वृक्ष काटे जाने का विरोध करने हेतु वृक्षों पर लिपट कर उनकी रक्षा करती थी। क्या करती थी? रक्षा करती थी। आंध्र प्रदेश में 90 के दशक में महिलाओं ने शराब विरोधी आंदोलन किया, जिसके कारण आंध्र प्रदेश सरकार को 1995 में शराब प्रतिबंधित करना पड़ा। इसी प्रकार महिलाओं ने निर्भया कांड के बाद महिलाओं को सुरक्षित करके सड़कें, सुरक्षित रास्ते और सुरक्षित देश की मांग के साथ आंदोलन की। ये आपका फुल मॉडल पेपर सोल्यूशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।